सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक हाउ डू रिएक्ट मेटल विद नॉन मेटल। मीन्स मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन किस तरह से करता है और किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है, और वो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो किस किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम लोग आज इस लेक्चर में ये टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत ईजी भी है ना। तो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसमें जो यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको पहले क्लियर कर दूं, ताकि आपको वो टॉपिक जब मैं समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ आ जाए। वो चीज़ें क्या है, नंबर 1 चेक कीजिए। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम है, कोई एटम मैं सपोज करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में सोडियम है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सोडियम का गाइस एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, ठीक है, और हम लोग बात करें अब इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन पर गाइस कैसा चार्ज हुआ करता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हुआ करता है, माइनस का। अब देखिए हमारे पास ये इसकी हम बात करते हैं अभी, लेकिन एक मिनट देखो इधर। मान लीजिए ये जो एटम हमारे पास में है सोडियम का, वो उसका न्यूक्लियस ये मान लिया मैंने, और ये मेरे पास इसका एटम बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे आप क्या है, न्यूक्लियस जो होता है एटम का गाइज, उसमें कौन कौन से पार्टिकल हुआ करते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में एटम एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। उसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, एंड ये जो सेल बने हुए होते हैं इनमें रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि जो ये न्यूट्रॉन होता है इस पर तो न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी बात ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। हमें मतलब किससे, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो यहाँ पर इस केस में आप क्या देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर उतने ही प्रोटॉन हैं। समझ आ रहा है ना, कि प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज जो है वो बराबर है अभी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी गाइस कितने हैं, 11, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। तभी तो इसके ऊपर कोई कुछ लगा नहीं है, न्यूट्रल ही तो है। न्यूट्रल तभी तो होगा जब अपोजिट चार्ज सेम होगा, तभी एक दूसरे को डिफ्यूज करेगा वो। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि इसमें प्लस चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल है। इसका मतलब इस केस में इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। और अगर किसी केस में मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहाँ पर मान लीजिए आपने ले लिया फ्लोरीन ले लिया, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता है, 9, ठीक है। अब आप इस देखेंगे, इसमें हम आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब आप ये देखिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 होंगे, और उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कि अगर किसी केस में कोई एलिमेंट जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, मान लीजिए किसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, लेकिन प्लस चार्ज उतना ही रहा। प्लस चार्ज अभी कितना है आपके पास में, 11 का 11 ही है, और जो नेगेटिव चार्ज था वो कितना अब इसमें रह गया, वो रह गया 10। तो ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर आपके पास क्या आ गया, एक प्लस का 1 एक्स्ट्रा हो गया ना, प्लस का 1 एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका मतलब उस पर प्लस चार्ज आता होगा। अगर वो 1 डोनेट करेगा तो उस पर 1 प्लस का आप दिखाया करेंगे, अगर 2 डोनेट करेगा तो उस पर 2 प्लस के चार्ज दिखाएंगे। ये बात समझ आ गई ना कि क्यों चार्ज आता है, इसका मतलब यही होता है। यहीं से गाइस कॉन्सेप्ट हम लोग उठाया करते हैं। और अगर हम लोग बात करें अब इसको हटाइए, देखिए अब अगर आप इसकी बात करो, इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 9, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 9 होंगे, ठीक है। अगर हम बोलें आपसे कि इस वाले एलिमेंट ने एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10,
बोलो माइनस का चार्ज कितना हो गया 10 और प्लस का चार्ज जो है वो आपके पास में 9 का 9 ही बच गया, तो ऑल ओवर कितना बच गया माइनस का 1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने ही माइनस उस पर चार्ज आया करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको, और मैं यही आपको समझा रहा था। ये चीज़ अगर समझ आ गई तो समझो अब बहुत इजी होने वाला है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो मैंने आपको बोला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि मेटल विद नॉन मेटल। तो वाइज एक बात देखिए, जो आपके पास मेटल हुआ करता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि मेरे पास में सोडियम, मेरे पास में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड और मैं कुछ ले सकता हूँ पोटेशियम। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ले लिए मेटल। अब मैं कुछ बात करता हूँ यहाँ पर नॉन मेटल की, कुछ बात करूँगा नॉन मेटल की। जैसे मैं मान लूँ कि फ्लोरीन है, जैसे मैं मान लूँ कि इसको हटा दो, इसको मैं क्लोरीन लिख लो यहाँ पर, और मैं मान लूँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं अभी। वो एग्जाम्पल क्या होगा, देखो मैं कहाँ लिखूँ इसको, ऊपर से हटाता हूँ और देखिए आप इसको भी हटा देता हूँ, और मैं कुछ लेता हूँ नॉन मेटल, सॉरी लेता हूँ नोबेल गैस। क्या नोबेल गैस, नोबेल गैस में जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ अगर, तो हो सकता है कि वो नियान हो सकता है आपके पास, आर्गन हो सकता है आपके पास। दो ही एग्जाम्पल समझने के लिए हमें काफ़ी होंगे। अब गाइस देखिए, जो नियान का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना हुआ करता है 10, और जो आर्गन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ये आपने सारे 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रखे होंगे, याद होंगे आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, और एल्युमिनियम का होता है 13, पोटेशियम का होता है 19। क्लोरीन का कितना हुआ करता था 17, ऑक्सीजन का 16, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 एंड इसका सल्फर का हुआ करता है 16। ठीक है, अब एक बात हम करने वाले हैं, शायद आप आइडिया लगा भी रहे होंगे कि हम ये क्या बताने वाले हैं। हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी, कॉन्फ़िगरेशन, कि हम लोग इन एलिमेंट्स का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये बात तो आप पहले से पता होगी, लेकिन मैं आपको कुछ और बात बताने वाला हूँ। जैसे ये है, इसका मैं अगर लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखा जाएगा 2,8, ये लिखा जाएगा। दूसरे इसका क्या लिखा जाएगा 2,8, कितना 10 हो गया, ये कितना 18 है, अभी 8 बचा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नोबेल गैस हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 हैं। और जो नोबेल गैस होते हैं गाइस, वो कैसे होते हैं अनरिएक्टिव, कैसे होते हैं अनरिएक्टिव, इवन आप बोल सकते हैं कि लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं आपको ये बता रहा था कि जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो लेस रिएक्टिव हो बोल सकते हैं हम, या बोल लें कि अनरिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल हो जाते हैं। कब स्टेबल हो जाते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 8 हो जाएंगे, तब उस केस में वो कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, एक बात हमें समझ आ गई, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 11, क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। इसका क्या बनेगा 2,8,2, इसका क्या बनेगा 2,8,3, है ना। एंड इसका क्या बनेगा 2,8 कितना हो गया 10,8, 18,1। ठीक है, अब हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। इसका क्या बनेगा 2,8,7, इसका क्या बनेगा 2,6, इसका क्या बनेगा 2,5, इसका क्या बनेगा
2,8,6 यही तो बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आप, हमको अभी इन किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, ना इधर कहीं दिख रहे हैं और ना ही दिख रहे हैं इधर। तो अगर ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे तो इनको अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में करने के फंडे तरीके क्या हो सकते हैं, 2 तरीके गाइस। देखिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और इसमें 8 कर ले, या फिर ये हो सकता है कि ये किसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर दे, और जब ये डोनेट कर देगा तो ये सेल खत्म और आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा ये, और उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग दोनों का कंपैरिजन करें कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इतना इजी नहीं होगा यहाँ पर, देन 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। सो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, प्रोटॉन उतने ही रह गए। इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज कितना इसके ऊपर आ जाएगा, +1। अगर इसने, अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। इसका मतलब मैग्नीशियम जो Mg इस पर 2 प्लस के चार्ज आएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब इस पर +3 का चार्ज आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब इस पर +1 चार्ज आएगा। बात क्लियर हो रही है। अब हम बात करें इसकी, गाइज इस यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा बहुत ईजिली से, और ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है कोई भी एटम, तो वहाँ पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। अभी हम पहले बता के आए हैं कि जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन उसके उतने ही रहे। इसका मतलब क्या है कि इस पर नेगेटिव चार्ज 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी इसको मिल जाए तो 8 हो जाएंगे। ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपको एक बात समझ आ रही है कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उन पर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, हमें इन्हीं दोनों की रिएक्शन करानी है, मेटल की और नॉन मेटल की, और प्रोडक्ट देखना है क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एकदम अपने मुद्दे की बात पर। ये तो आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें रहीं, सारी चीज़ें शायद क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब जो हम टॉपिक हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन से, क्लोरीन ने किया, ठीक है, Mg, और हम लोग बोल सकते हैं कि Cl2, इसको Cl2 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, ये जो आपके पास में सोडियम है, हम लोग सोडियम को यहाँ पर लिखने वाले हैं, और अभी हमने आपको बोला था सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। 11 होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, वो हमने बना दिया। ये है हमारे पास में क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता था 17, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइज इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वही 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको ये डोनेट कर देगा। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो गाइज इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव 1, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, Cl का माइनस, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब यहाँ पर ये आयंस बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं गाइज,
आयंस बन चुके हैं, देखिए आयन बन गए। और ये कैसे हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज है, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। जब ये अपोजिट चार्ज है, और गाइस हम लोग जानते हैं अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे NaCl का एक मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl। अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप इधर 2 लगा देंगे, 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, मत देखिए मेटल ने नॉन मेटल से रिएक्शन किया और प्रोडक्ट क्या बना दिया, NaCl बना दिया। इन सेम मैनर हम लोग बात करें इसकी मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का गाइस एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया था 12 होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और हम क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक क्लोरीन ये बना लिया मैंने, एक क्लोरीन ये बना लिया, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। इस मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2। इसका मतलब इस वाले मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का 2। ये जो 2 क्लोरीन है गाइस, एक क्लोरीन पर ये नेगेटिव और एक क्लोरीन पर ये नेगेटिव, ये देखो प्लस के 2 और प्लस के माइनस के 2 एक दूसरे को अटैक कर लेंगे, और गाइस क्या बना देगा ये, MgCl कितने हैं, 2, MgCl2। इसका मतलब गाइस यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, MgCl2। अब एक चीज देखने वाली है, मैंने कहा ये क्या बने, आयंस, और ये प्रोडक्ट किसके थ्रू बना, आयंस के थ्रू बना। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं ये इनको बोला जाता है कि ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड गाइस होते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है, आयंस के थ्रू हुआ है। और आयंस के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आयंस के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये दोनों आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू होल्ड हो रहते हैं और वो एक दूसरे को उसी के थ्रू पकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं, या एक दूसरे से अटैच रहते हैं, किसके थ्रू, उसी फोर्स के थ्रू। हम लोग इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमारे पास में अगर आयंस मेटल और नॉन मेटल आता है तो नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल पर पॉजिटिव आता है। दोनों आयंस फॉर्म करते हैं और आयंस फॉर्म करने के बाद में उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। क्लियर, इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई तो अब हम बात करने वाले हैं गाइस कि ये जो आयनिक कंपाउंड बने हैं, मतलब आप इस चीज को बोल सकते हैं क्या कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। किसके, देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और यहाँ पर आयन बन रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं कि इन्हीं को, ये जो 2 एटम है इनके बीच में जो बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड का मतलब क्या है, जो बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब आप पढ़ते हैं ना कि ये बॉन्ड वो बॉन्ड, वो बॉन्ड का मतलब ये होता है केवल उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही बॉन्ड बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है गाइस, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होंगी एक एक सारी चीज़ें कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू फॉर्म होते हैं, और जो इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें रही इसके अबाउट
कि ये आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। अब गाइस हम लोग मूव करते हैं, अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं आयनिक कंपाउंड की तरफ। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो ये हमारे आयन में हटाता हूँ, इसको लिख लीजिए आप कि जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं गाइस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किस किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो मीन्स हम लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड, अब हम देखिए इसका एग्जाम्पल लेने वाले जो NaCl बना था, आपने NaCl तो देखा ही होगा। हम वो NaCl जो लाइक पाउडर फॉर्म में आता है आजकल, उसकी बात उसको इमेजिन नहीं कराएंगे, हम इमेजिन कराएंगे जो नमक आता है, जो सॉल्ट आता है, थोड़े से क्रिस्टल, बड़े बड़े से क्रिस्टल फॉर्म में आता है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, ये जो पाउडर वाला आता है, इसी को अगर मिला करके बड़े बड़े पार्टिकल बना दें तो, ठीक है, ऐसा कोई आप क्रिस्टल उठा देखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, नंबर 1 इनकी हम बात करें कि फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैसी होती है, सॉलिड होती है। मोस्टली आयनिक कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। एंड हार्ड हुआ करते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि गाइज हमने देखा था कि जो सोडियम और पोटेशियम के बीच में, सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, वो इतना अट्रैक्शन ज़्यादा फोर्स लगता है, अपोजिट चार्ज आयन है, तो इसका मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। जब ये बहुत स्ट्रांगली पकड़े रहेंगे मतलब मॉलिक्यूल बहुत ही हार्ड बनने वाला है। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो हार्डनेस इनकी होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी, तो गाइस हम आपको बता दें कि आप इसको जनरली अपने देखिए कि आप सॉल्ट लेते हैं, वाटर में उसको डालते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन वाटर आयनिक कंपाउंड, इन वाटर आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल। ठीक है, बट वाली कहानी बहुत ज़बरदस्त होती है हर जगह। बट का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें कैसे होते हैं, बोलेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन है ना, C6H6, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैसे होते हैं इनमें, इनसॉल्युबल, के इसमें ये इनसॉल्युबल हुआ करते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कि जो हमारे ये आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल नहीं होते, उनमें डिसॉल्व नहीं हुआ करते हैं। क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखिए, इसको सुनिए। मैंने 2 प्रॉपर्टी बात कर ली हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि कंडक्टेंस का गाइस क्या मतलब है, आप देखेंगे कि जो कंडक्टेंस इनकी होती है वो सॉलिड फॉर्म में ये बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट ये बट वाली कहानी हर जगह आ जाती है। अगर आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया
और उसमें आपने जो वाटर था उस वाटर के अंदर थोड़ा सा जो साल्ट था उसको ऐड कर दिया। जब हमने उस सॉल्ट को ऐड किया तो अभी हम इससे ऊपर पढ़ करके आए हैं कि वाटर में कैसे हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। मान लीजिए ये जो आपका NaCl आपने डिसॉल्व किया है, तो जैसे ही ये इसमें आएगा तो ये किस में प्रेजेंट यहाँ पर हो जाएगा, Na+ में Cl, क्योंकि ये जो इनके आयंस हैं वो इसमें आते ही डिसॉल्व होने का क्या मतलब है, उसके आयंस कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और अगर आपने इसमें मान लीजिए कोई बैटरी लगा दी, बैटरी एक पर है प्लस का चार्ज और एक वाले वायर पर है नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें आप करंट पास करेंगे तो नेगेटिव वाले की साइड में ये पॉजिटिव वाले आयंस मूव करने लगेंगे और पॉजिटिव वाले की साइड में ये नेगेटिव वाले आयंस मूव करने लगेंगे। और जब ये आयंस मूव करते हैं और आयंस मूव करने से ही तो करंट फ्लो होता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अब देखिए ये कैसी फेस में है, मोल्टन स्टेट में। आयनिक कंपाउंड कौन सी फेस में है, मॉल्टन स्टेट में। तो मॉल्टन स्टेट में ये जो आयनिक कंपाउंड हुआ करते हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हुआ करते हैं, बट सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो ये इतना सारा इसका है कि मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है और उन प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो इसको अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो और एक लाइक भी कर दो। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करो, बताओ सर कैसा लगा हमको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए और एंजॉय कीजिए।